नमस्कार दोस्तों। आज हम एक एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत बात करेंगे बिल्कुल एक नए ड्रग के बारे में जिसका नाम है ओरल सीमाग्लूटाइड। वैसे तो ये ड्रग ग्रुप जो है ये डायबिटीज़ की प्रैक्टिस में पिछले 15 सालों से है। इस ग्रुप को डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट इंक्रेटिन्स के नाम से जानते हैं। इंक्रेटिन्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो कि हमारी बॉडी में अंदर से ही एक हार्मोन के रूप में पैदा होता है और जीएलपी और जीआईपी के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर इंक्रेटिन्स को लेकर जो ट्रीटमेंट है वो जीएलपी को टारगेट करके ही बनाया गया है और ये जो जीएलपी हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है वो एल एंड के सेल्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। वहाँ से ये हार्मोन जब हम कुछ खाते हैं, एक मिक्स्ड मील खाते हैं, तो ये पैदा होता है। तो जैसे ही हम कोई मिक्स्ड मील खाएं उससे जो हमारी कैलोरीज इंक्रीज़ हों, जो हमारी ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज़ हो, तो ये सेल्स जिसका नाम मैंने बताया एल एंड के सेल्स, ये जीआईपी और जीएलपी नाम के इंक्रेटिन्स को सिक्रीट करते हैं जो कि पैंक्रियाज के ऊपर इस तरीके के असर डालते हैं कि वहाँ से इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो इंसुलिन हमारी बढ़ी हुई ग्लूकोज को मैनेज कर लेती है। शुगर की बीमारी में ऐसा देखा गया है कि विभिन्न जगहों पर, चाहे कि जो ये जीएलपी जीआईपी जिस रिसेप्टर्स पर जाकर पैंक्रियाज पर असर करते हैं वो रिसेप्टर्स की गिनती या उनकी ताकत कम हो जाती है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि एल एंड के सेल्स जो जीएलपी या जीआईपी बनाते हैं उनकी भी कुछ तादाद डायबिटिक पेशेंट्स में कम हो जाती है। तो ये जीएलपी जीआईपी हमारी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाता है। तो अब हम उसको बढ़ाने का या उससे जो फ़ायदा लेने का अगर कोई फार्माकोलॉजिकल रास्ता निकालना चाहें तो हमें दो रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं। पहला रास्ता कि अगर हम ये जीएलपी को जो हमारी बॉडी में बनता है, जितनी भी मात्रा में बनता है डायबिटिक पेशेंट्स में, अगर हम उसको प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जीएलपी जो नॉर्मली भी एक एंजाइम होता है DPP4, इस DPP4 एंजाइम की असर की वजह से कुछ ही मिनटों में हमारी बॉडी में से ख़त्म हो जाता है। तो पहली सोच साइंटिस्ट्स ने ये पैदा की कि अगर हम ये DPP4 एंजाइम को ब्लॉक कर दें, यानी कि DPP4 एंजाइम इनहिबिटर्स पैदा कर दें, यानी कि ऐसी दवाई कोई पैदा कर दें जिन्हें हम बाद में ग्लिप्टिन्स के नाम से जानते हैं या DPP4 एंजाइम इनहिबिटर्स के नाम से जानते हैं, तो हम अपने अंदर का पैदा हुआ जीएलपी का समय बढ़ा सकते हैं, उसे ज़्यादा देर तक अवेलेबल रख सकते हैं, जिससे कि हमारे पैंक्रियाज पे ऊपर वो असर करता रहे और इंसुलिन की मात्रा प्रोड्यूस हो जाए। दूसरा रास्ता ये हो सकता था कि चूंकि जीएलपी ही कम पैदा होता है तो हम रिसेप्टर्स को अगर एगोनाइज कर दें, यानी कि उनको पोटेंशिएट कर दें, यानी पैंक्रियाज के ऊपर जो जीएलपी रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर हम डायरेक्टली ऐसा कोई केमिकल एक्सपोज करें जो उन रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को बढ़ा दे, जिससे कि हम जो अंदर का जीएलपी है वो भी, और जो जीएलपी अगर हम बाहर से दें तो वो उन रिसेप्टर्स के रास्ते से ज़्यादा बेहतर काम कर सके। तो इन जीएलपी रिसेप्टर एगोनिस्ट्स को हम इंजेक्शंस के रूप में पिछले 10-15 सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो या तो हम अपने अंदर की ही जीएलपी को यूज़ कर लें DPP4 एंजाइम इनहिबिटर्स के रास्ते से, या हम बाहर से GLP-1 दे दें
जो रिसेप्टर्स को एगोनाइज कर दे, और ऐसा किस तरीके से GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट को बनाएं कि वो डिसइंटीग्रेट ना हो DPP-4 एंजाइम से, जो हमारी बॉडी में हमेशा पाया जाता है। तो इस तरीके के GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट पिछले 15 सालों से शुगर को कंट्रोल करने में इंजेक्टेबल के रूप में काफ़ी यूज़ किए गए हैं। इनके नाम हैं एक्सैनिटाइड, लीराग्लुटाइड और डेग्लुटाइड। अब इनकी प्रॉब्लम यही थी कि ये इंजेक्शंस के रूप में थे। जैसे एक्सैनिटाइड दिन में 2 बार, लीराग्लुटाइड दिन में 1 बार। फिर एक्सैनिटाइड को कुछ लंबे एक्शन के लिए यूज़ कर लिया गया LA के रूप में, लॉन्ग एक्टिंग, तो वो दिन में 1 बार। फिर डेग्लुटाइड नाम का पदार्थ भी GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट बनाया गया, जो 1 हफ्ते में 1 बार यूज़ किया जाता है। तो इन सब को जब हम यूज़ करते हैं, किसी को भी हम यूज़ करते हैं, तो हम सुप्रा फिजियोलॉजिकल GLP-1 बॉडी को एक्सपोज करते हैं या पेंक्रियाज को एक्सपोज करते हैं, और पेंक्रियाज से इंसुलिन की पैदावार करते हैं अल्फा सेल से, और ग्लूकागॉन की जो पैदावार है अल्फा सेल से उसको रिड्यूस करते हैं, और बीटा सेल से हम इंसुलिन की पैदावार को बढ़ाते हैं। इन दोनों तरीकों से अल्फा और बीटा सेल्स पर जब ये काम करते हैं तो हमें ज़्यादा इंसुलिन मिलती है, कम ग्लूकागॉन मिलता है, और हमारी शुगर कंट्रोल होती है। सबसे बेहतरीन बात इसकी ये होती है कि चाहे हम DPP-4 एंजाइम इनहिबिटर यूज़ करें, जिन्हें हम ग्लिप्टिन्स कहते हैं, कई नामों से जाने जाते हैं, विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन और कई सारे और। वो जो ग्लिप्टिन्स होते हैं वो ओरली दिए जाते हैं, और वो फिजियोलॉजिकल मात्रा में जो हमारे अंदर GLP है उसको काम में लाते हैं, जबकि GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट इंजेक्टेबल के रूप में दिए जाते हैं, और ये कुछ सुप्रा फिजियोलॉजिकल मात्रा में काम करते हैं। ऐसा करने से इंसुलिन की पैदावार होती है और ग्लूकागॉन कम होता है और शुगर कंट्रोल होती है। दोनों ही ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो कि इंक्रेटेंस के अंडर आते हैं, इनकी एक खूबी ये है कि ये ग्लूकोज डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि हमारे ग्लूकोज की मात्रा जो हमारे ब्लड में है उसके हिसाब से ही इंसुलिन और ग्लूकागॉन के ऊपर काम करते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ब्लड शुगर के बहुत ज़्यादा कम होने की, एकदम कम होने की, जो हाइपोग्लाइसीमिया है जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं, उसकी संभावना ना के बराबर हो जाती है और करीब करीब ख़त्म हो जाती है। तो इस बैकग्राउंड के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो नई खोज है वो ये है कि जो इंजेक्टेबल GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट थे, जो कि DPP-4 इनहिबिटर्स यानी ग्लिप्टिन से जो ओरल थे उनसे ज़्यादा इफेक्टिव थे, परंतु इंजेक्टेबल थे, और उनके साथ कुछ और फायदे भी देखे गए थे, जैसे कि वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम बढ़ाते थे, धीरे धीरे हमारे खाने को पचाते थे, धीरे धीरे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ने देते थे, सेंट्रली भी एक्ट करते थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि देखा गया था कि उनके असर शायद आने वाले समय में हार्ट के लिए भी अच्छे हो सकते हैं, कुछ ब्रेन की बीमारियों के लिए भी अच्छे हो सकते हैं। सो इन GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट के ऊपर जब काम करते हुए ऐसा नया मोड़ आया है कि अब इसे ओरली हम डिज़ाइन कर चुके हैं, और इस ओरल GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट का नाम है सीमाग्लुटाइड। सीमाग्लुटाइड के बारे में कुछ जानकारी जल्दी से देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो उसको आने वाले समय में यूज़ करेंगे अपने डायबिटिक पेशेंट्स में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। तो इंडिकेशंस इसके वही होंगे जहां पर आप इंजेक्टेबल यूज़ करते थे, परंतु अब आपके मरीज को वो ओरल रूप में मिलेगी, और इंजेक्शन से जो भय है वो उसको कम हो जाएगा। और ये 3 डोजेज में अवेलेबल है, 3 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम और 14 मिलीग्राम। शुरू करने से 3 मिलीग्राम, 1 महीने बाद 7 मिलीग्राम, और 1 महीने बाद फिर 14 मिलीग्राम की डोज से शुरू करना है। ये डोज हम धीरे धीरे क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि इस ड्रग की सबसे बड़ी बात है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को बढ़ाता है और सेंट्रली भी एक्ट करता है, जिसकी वजह से कुछ हद तक मरीज को पेट से संबंधित साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जैसे जी खराब होना, उल्टी होना, पेट का थोड़ा फूलना, ब्लॉटिंग की फीलिंग आना, कॉन्स्टिपेशन होना, और इन सब चीज़ों की वजह से अगर हम धीरे धीरे बॉडी को एक्सपोज करते हैं तो ये सिम्टम्स
कम आते हैं, इसीलिए इस डोज को प्रोग्रेसिवली 3 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम और 14 मिलीग्राम के रूप में 30-30 दिन के अंतर से बढ़ाना होता है। फ़ायदे सभी वही हैं। इसके ऊपर जो स्टडीज़ की गई हैं, एक वो पायोनियर प्रोग्राम है जिसके ऊपर स्टडीज़ की गई हैं, जिसमें कम से कम 10 ट्रायल्स की गई हैं और अलग अलग लोगों में की गई हैं, जिनमें कोई पहले से दवाइयाँ चल रही थीं या जो पहले से मेटफॉर्मिन पर थे, जो पहले से मेटफॉर्मिन के बगैर इसलिए थे कि उनको मेटफॉर्मिन टॉलरेट नहीं थी या कॉन्ट्राइंडिकेटेड थी, या कुछ लोग जो इंसुलिन पर थे, और कुछ लोगों के लिए जिनको हार्ट के बीमारियां थी, उनको ये देखने के लिए कि क्या ये कोई फ़ायदा या कोई नुकसान तो नहीं करती है। ऐसे करके पायनियर प्रोग्राम जो जिसमें 10 डिफरेंट ट्रायल्स थी वो इंक्लूड की गई हैं। तो अब किन किन लोगों में ये दवाइयाँ नहीं दी जा सकती, मैं उनको ये दवाई नहीं दी जा सकती उसके बारे में एक छोटी सी लिस्ट आपको बताता हूँ। ऑब्वियसली ये प्रेगनेंसी में ट्राई नहीं की गई है, इसलिए प्रेगनेंसी में नहीं देनी है। और जब हमने एनिमल स्टडीज़ में देखा है तो इसके साथ फीटल रिस्क है, यानी अगर हम ह्यूमन बीइंग में इसको ट्राई करें तो ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी में ये नुकसान बच्चे को करे, तो इसको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग में भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रीट होती है दवा, तो ये बच्चे को एक्सपोज इसमें नहीं किया जा सकता। और जिन लोगों ने प्रेगनेंसी प्लान करनी है उन लोगों को भी ये नहीं लेनी है, और कम से कम 2 महीने तो कम से कम प्रेगनेंसी से पहले बंद कर देनी है, क्योंकि ये इस दवाई की हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि जब हम एक डोज लेते हैं तो ये कुछ घंटों में ही काम करने लगती है, लेकिन स्टेबल जो इसकी स्थिति है वो कम से कम 5 हफ्तों में बनती है, और अगर हम दवाई बंद भी कर दें तो 5 हफ्तों तक ये हमारे शरीर में पाई जा सकती है। तो इस करके हम ये सोचते हैं कि प्रेगनेंसी में जो प्लान भी कर रहे हों उनको इस दवाई से दूर ही रखना बेहतर होगा। ओल्ड एज पेशेंट्स में ऐसा नहीं देखा गया कि इससे कोई ख़ास फ़ायदा या कोई ख़ास नुकसान हो, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स इसमें पायनियर ट्रायल में, जो कि कार्डियोवास्कुलर ट्रायल थी, जो कि हार्ट से संबंधित ट्रायल थी, उसके अंदर 65 से अबव एज ग्रुप के पेशेंट्स को भी देखा गया था, लिया गया था, तो उसमें देखा गया कि कोई ख़ास नुकसान इस ड्रग से इस डोजेज़ में नहीं पाया गया। तो एल्डरली पेशेंट्स में ये यूज़ की जा सकती है, लेकिन एल्डरली पेशेंट्स कुछ इससे ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, जैसे कि वो लोग DPP-4 इनहिबिटर्स को भी ज़्यादा सेंसिटिव होते थे, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दूसरे जो थे पुराने इंजेक्शन वाले, उनसे भी ज़्यादा होते थे सेंसिटिव। उसका कारण ये होता था कि ऐसा देखा गया है कि एल्डरली पेशेंट्स में जो अल्फ़ा इफ़ेक्ट है, यानी कि ग्लूकागॉन इफ़ेक्ट है, वो काफ़ी प्रीडोमिनेट करने लगता है। तो इफ़ेक्ट जो है ओवरऑल इंसुलिन बढ़ने का और ग्लूकागॉन कम होने का, यानी कि बीटा सेल्स के ऊपर इफेक्ट और अल्फा सेल्स के इफेक्ट दोनों एक दूसरे को बराबर कर देते हैं, और इसलिए एल्डरली पेशेंट्स में इसका उपयोग ठीक गिना गया है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फीमेल पेशेंट्स में ये कुछ ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई है, और जिन लोग जो पतले दुबले हैं, जिनका BMI कम है, उनमें भी ये कुछ ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई है। एक और ग्रुप है जिसमें हमने इसको यूज़ नहीं करना है, जो पहले भी हम GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट के लिए सोचते थे कि नहीं करना होता। वो ये होता है कि अगर किसी की फैमिली में या किसी को थायराइड का कैंसर है, मेडुलरी थायराइड कैंसर है, या MEN2 सिंड्रोम है, ये एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हैं, अगर ऐसा है, किसी को हिस्ट्री है या उसको है, तो उसको ये नहीं देना है। और C सेल ट्यूमर को ये थायराइड में पैदा कर सकता है, ऐसी संभावनाएं रखी जाती हैं। पैंक्रेटाइटिस को लेकर भी हमें कुछ ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सारे GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट रादर इंक्रेटिन्स पैंक्रेटाइटिस के साथ जोड़े गए हैं। तो हिस्ट्री ऑफ पैंक्रेटाइटिस हो तो थोड़ा ख्याल रखें, और पैंक्रेटाइटिस के सिम्टम्स पेशेंट को बताने जरूरी होते हैं, क्योंकि इसमें अगर पैंक्रेटाइटिस ड्यू टू सुप्राफिजियोलॉजिकल एक्सपोजर ऑफ GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हो तो पैंक्रेटाइटिस कर सकता है। कुछ लोगों में एसिम्प्टोमेटिक एमाइलेज का बढ़ना या लाइपेज का बढ़ना पाया गया है, तो लेकिन उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो पैंक्रेटाइटिस ही है, इसलिए इस चीज़ की तरफ डॉक्टर का ध्यान होना जरूरी है।
पैंक्रेटाइटिस के बाद एक और चीज़ देखी गई है कि जिन लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी है उनके केसेस इस ड्रग के साथ कुछ ज़्यादा वर्सनिंग देखे गए हैं। ये भी हो सकता है कि ड्रग का इफेक्ट हो, और ये भी हो सकता है कि शुगर का जब भी तेज़ी के साथ कंट्रोल होता है तब ऐसा देखा गया है डायबिटीज़ में कि डायबिटीज़ की प्रैक्टिस में कि डायबिटिक रेटिनोपैथी कुछ वर्सन हो जाती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, रेटिनोपैथी को भी ध्यान में रखना है। अब हम समझते हैं कि किडनी के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। वैसे तो ये दवाई जो सीमाग्लूटाइड है वो माइल्ड जीएफआर ऑल्टरेशन में और मॉडरेट जीएफआर ऑल्टरेशन में ही स्टडी की गई है। लेस देन 30 जीएफआर में स्टडी नहीं हुई है इसकी, बहुत ही कम केसेस में हुई है। माइल्ड और मॉडरेट में ये बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन फिर भी चूंकि ये उल्टियाँ और जी खराब और डायरिया और पेट की खराबी करती है, तो कुछ पेशेंट्स में ये उनके रीनल फंक्शंस को डिटोरिएट कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये दूसरे GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट के साथ भी था, लेकिन GLP रिसेप्टर एगोनिस्ट के साथ जो फायदे देखे गए हैं उनके मुकाबले ये छोटा सा नुकसान हमें लगता है कि इतना ध्यान देने वाला नहीं है। अब हम बात करते हैं कि दिल के ऊपर इस दवाई का कोई बुरा असर तो नहीं है। तो कुछ देखा गया है कि 1 से लेकर 3 हार्ट बीट अमूमन बढ़ जाती हैं सीमाग्लूटाइड के यूज़ करने से। तो इसका कितना असल में असर पड़ेगा हार्ट की हेल्थ के ऊपर अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जिन मरीजों में हार्ट की रेट बहुत मायने रखती हो उनमें हमें इस रेट की इंक्रीज को मैनेज करना चाहिए, खास करके हार्ट फेलियर पेशेंट्स में जिसमें 1-1, 2-2 हार्ट रेट का बढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो हमें कुछ ध्यान देना पड़ेगा इस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में। एक ECG में होता है PR इंटरवल, वो PR इंटरवल भी ये बढ़ाता है। तो वो PR इंटरवल जिन लोगों में बढ़ा हुआ हो, जैसे कि कुछ हार्ट ब्लॉक्स होते हैं, पेसिंग की ज़रूरत ना पड़ जाए, ट्राईफेसिकुलर हार्ट ब्लॉक्स में PR इंटरवल का बढ़ना, अभी तक वैसे इसकी स्टडी नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक ऐसा मौका होगा या ऐसा कुछ वजह होगी जिसमें हमें ध्यान रखना होगा कि PR इंटरवल ना बढ़े। ज़्यादातर डायबिटीज़ पेशेंट्स में QTC इंटरवल की बहुत महत्व होती है, लेकिन QTC इंटरवल कुछ हद तक देखा गया है कि बिल्कुल भी असर नहीं उस पर पड़ता सीमाग्लूटाइड से। कोलेस्ट्रॉल्स में कुछ बेहतरी देखी गई है इसके साथ, खास करके ट्राइग्लिसराइड और वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स में। तो ये एक फ़ायदे की बात हम इस ड्रग के साथ सोच सकते हैं। लिवर के पेशेंट्स में ये सेफ है, लेकिन बहुत स्टडीज़ नहीं हुई हैं। और अब हम फर्टिलिटी को देखें तो कुछ देखा गया है कि ये फर्टिलिटी को एनिमल मॉडल्स में ख़राब कर सकता है। तो इसलिए ये भी एक विषय होगा जहाँ पर हमें कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चों में इसको नहीं स्टडी किया गया है, 18 साल से कम बच्चों में इसको स्टडी नहीं किया गया है। तो इसलिए हम टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ जो बच्चों में होती हैं उसमें यूज़ नहीं करेंगे। और ब्रेस्ट फेड बच्चों में तो मैंने पहले ही बता दिया कि हमने इसको यूज़ नहीं करना है। तो इसके अलावा कुछ और बातें हो सकती हैं जो मैं आपको बताना चाहूँ तो ब्लड शुगर यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क इसमें ना के बराबर है, लेकिन अगर होगा भी तो उन लोगों में होगा जो पहले से इंसुलिन पर होंगे या पहले से सल्फोनाइल यूरिया नामक ड्रग्स के साथ इनका वो ले रहे होंगे। इम्यूनिटी पर भी कुछ असर देखा गया है, और लेकिन वो अभी स्टडी का एक हिस्सा है। एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं इस दवाई के अगेंस्ट, वो कितना इसकी एफिकेसी को कम करेंगी अभी हमें पूरा पता नहीं है। और एनाफाइलैक्सिस हाइपर सेंसिटिविटी भी इस ड्रग के साथ एक बात लिखी गई है। अगर ऐसा होगा तो ये एक कारण बनेगा, इस ड्रग को यूज़ करने में कुछ डर होगा। समय ही कुछ इस बारे में हमें बता पाएगा कि ये चीज़ें हमें कितना, ये इस पर हमें कितना ध्यान देना है। तो इसके अलावा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स लेकिन यही हैं कि पेट से संबंधित और इनटॉलरेंस, यानी कि मरीज़ इसको छोड़ने की कोशिश करता है जब पेट पर इसके बुरे असर पड़ते हैं। भूख कम हो जाती है, पेट डिस्टर्ब रहने लगता है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफ़ेक्ट्स अगर आते हैं तो
वैसे सबसे बड़ी बात है कि कुछ ड्रग्स के साथ भी इसका इंटरेक्शन है, जैसे थायराइड की मेडिसिन, और ये मुझे लगता है कि बड़ी ज़रूरी बात होगी, जबकि इस दवा को हमें खाली पेट लेना होता है और कम से कम आधा घंटा कुछ नहीं खाना होता, और 120 ml पानी से ज़्यादा के साथ नहीं लेना होता। तो कई लोग तो खाली पेट थायराइड की दवाई भी खाते हैं, और डायबिटिक के पेशेंट जो होते हैं, डायबिटीज़ के, उनको थायराइड भी होता है। तो ये एक समस्या देखनी पड़ेगी, कैसे हम इसको देखते हैं और इसको जूझते हैं इसके साथ। फूड के साथ इसका इफ़ेक्ट है, अगर हम फूड के साथ लेंगे, जैसे कि मैंने बताया खाली पेट ही लेनी चाहिए, तो उसका असर कम हो जाता है। और कुछ बातें ये हैं कि एक बॉडी में से निकलने में इसको काफ़ी टाइम लगता है, तभी मैंने कहा कि अगर आखिरी डोज भी ली हो तो 5 वीक्स तक भी ये शरीर में पाई जा सकती है। निकलने का रास्ता यूरिन और फीसेस ही हैं। तो कुछ बातें अंत में एज ए आपको उसमें बताना चाहता हूँ समरी के रूप में, कि हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है और ये दवाई हमें कैसे कैसे यूज़ करनी है। सो थायराइड कैंसर्स को दिमाग में रखिए, पैंक्रेटाइटिस को दिमाग में रखिए, रेटिनोपैथी को दिमाग में रखिए। हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता है, और होता है तो दूसरी दवाइयों के साथ तब होता है। कुछ रीनल इंसफिशिएंसी और हाइपर सेंसिटिविटी यानी एनाफाइलेक्सिस का थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, बच्चों में नहीं यूज़ कर सकते हैं। और एफिकेसी अच्छी है। ज़्यादातर मरीज़ जिन पर इनको यूज़ किया गया वो 8 से लेकर 8.5% HbA1c के साथ थे, और इनको 26 से लेकर 72 वीक्स तक अभी तक स्टडी किया जा चुका है। तो ये ड्रग क्लास ऐसी है जिसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये ग्लूकोज डिपेंडेंट मेथड से काम करती है, तो इसलिए पेंक्रियाज के ऊपर कोई बुरा असर नहीं होता। जो इंसुलिन इसमें बढ़ती है वो फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ ऑफ इंसुलिन दोनों बढ़ती हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के ऊपर भी अच्छा कंट्रोल है, A1C के ऊपर भी है, पोस्ट मील के ऊपर भी है, और हर मील के ऊपर, यानी तीनों मील्स जब आप खाते हैं, तीनों मील्स के पोस्ट प्रेंडियल पीरियड में लिपिड्स पर भी कंट्रोल करती है, ग्लूकोज पर भी कंट्रोल करती है। तो इस जानकारी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी में बताने की वजह यही है कि सभी को, मरीज़ों को, डॉक्टरों को, मेरे पैरामेडिकल स्टाफ को, मेरे डाइटिशियंस को, जो मेरे साथ काम करते हैं डायबिटीज़ केयर में, उन सभी के लिए ये जानकारी अच्छी साबित हो। धन्यवाद।